मूवी की शुरुआत में हम एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक बहुत बड़े बैंक का मैनेजर है, जिस पर अभी ब्लेम लगाया जा रहा है कि उसने अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को गन से शूट करके मार डाला है, जिससे उस पर कोर्ट केस चल रहा है। असल में एंडी का उसके वाइफ के साथ संबंध ठीक नहीं थे और वे दोनों एक साथ भी नहीं रहते थे। एक दिन एंडी और उसके बॉयफ्रेंड का कोई मर्डर कर देता है, जिससे पुलिस एंडी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट से उसे आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई जाती है। एंडी को सजा के लिए एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम था द शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे कई कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इसी जेल में बिता दी है। साथ ही इस जेल के कायदे कानून इतने सख्त हैं कि अगर कोई गलती करता भी है या वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। जब एंडी को जेल में लाया गया तब वो किसी से बात तक नहीं करता था और हमेशा गुमसुम रहता था। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात यहाँ के एक कैदी रेड से होती है। एंडी रेड से कहता है, मैंने सुना है कि तुम बाहर से कुछ भी जेल के अंदर ला सकते हो, और फिर कहता है मुझे एक हथौड़ा चाहिए। तब रेड एंडी से पूछता है कि तू इस हथौड़े से क्या करने वाला है भाई? क्या तू जेल से भागने का कोशिश कर रहा है? एंडी कहता है कि मुझे पत्थर की मूर्तियां बनाने का बेहद शौक है और मैं इसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ, और जब वो हथौड़ा आएगा ना भाई, तब तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं उस हथौड़े से करने क्या वाला हूँ। इससे कुछ दिनों बाद रेड चोरी छिपे हथौड़ी जेल के अंदर ले आता है और हथौड़े को देखकर रेड मन ही मन सोच रहा था कि इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल तो लग ही जाएंगे। जिसके बाद रेड हथौड़ी एंडी को देता है और हथौड़ी को देखकर एंडी बहुत खुश था। इसके कुछ दिनों बाद एंडी के पास 3 लोग आते हैं जो समलैंगिक थे और जिनकी गंदी नजर एंडी पर थी। वे मौके को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। एंडी ने कभी इसकी शिकायत तक किसी से नहीं की। एंडी के शरीर पर हमेशा चोटों के निशान और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कुछ कैदियों को छत की मरम्मत के लिए चुना जाता है। उनमें रेड और एंडी भी शामिल थे। तब यहाँ का ऑफिसर, जिसका नाम हेडली है, वो अपने साथियों से बातचीत कर रहा होता है और वो कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 बनाए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारे पैसे टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाएगा। एंडी और उसके दोस्त भी ये बात सुन रहे थे। अचानक एंडी हेडली के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है? ये सुनकर हेडली गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंके, एंडी उसे बताता है कि वो उसके पैसे को टैक्स से बचा सकता है। और ये कहने के बाद एंडी आगे कहता है, कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपनी पत्नी को $60,000 तक का उपहार दे सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और इस काम के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपका काम फ्री में करवा दूंगा। बदले में आप मेरे सभी साथियों को 3 बियर दे दीजिएगा। तब हम देखते हैं कि एंडी की वजह से हेडली के सारे टैक्स के पैसे बच जाते हैं। खुश होकर हेडली एंडी के सारे दोस्तों को बियर दावत देता है। अब कुछ दिनों के बाद जेल में सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म देखते ही देखते एंडी अचानक से रेड से कहता है, मुझे रीटा हाईवर्थ का पोस्टर चाहिए, क्या तू मेरे लिए ला सकता है वो? रेड कहता है, ठीक है, ला दूंगा, कुछ दिनों के अंदर ही मैं इसे ले आऊंगा। रेड से बात करने के बाद एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे वह 3 लोग पकड़ लेते हैं और बार बार उसका शारीरिक शोषण करते हैं और एंडी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। और उन लोगों ने एंडी को इतना पीटा कि उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और जिसने एंडी को पीटा उसे भी 1 सप्ताह के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। जब 1 हफ्ते बाद वो अपने सेल में वापस आता है तो उसका सामना हेडली से होता है। हेडली उसे इतनी बुरी तरह से पीटता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है और चल फिर भी नहीं पाता। फिर 1 महीने बाद ठीक होकर एंडी जेल में वापस आता है। इसके कुछ दिनों बाद इस जेल का वार्डन एंडी के सेल में आता है और सेल की तलाशी लेता है। असल में तलाश तो एक बहाना था। उसके ऑफिसर ने उसे बताया कि एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया है, इसके लिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में एक बाइबल है जिसे वो ले लेता है। एंडी के सेल में कई एक्ट्रेसेस की तस्वीरें थीं, साथ ही एक एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर भी था। वार्डन कहता है कि हालांकि मैं इसका इजाजत तो नहीं देता, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वार्डन को वो हथौड़ा नहीं मिलता जो एंडी ने रेड से ऑर्डर करवाया था। वार्डन चला जाता है, लेकिन कुछ पल के बाद वो फिर से आता है
और उसके हाथ में एंडी की बाइबल थी। वो उसे लौटाता है और कहता है मुक्ति इसमें ही है। कुछ दिनों बाद वार्डन एंडी से खुश होकर अपने कार्यालय में उसे इनवाइट करता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में ब्रूक्स नाम का एक बूढ़ा आदमी है जो कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा था और एंडी को उसके अधीन काम करना पड़ता है। साथ ही साथ एंडी यहाँ के दूसरे ऑफिसर्स का ITR भी भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतता है अब एंडी के पास करने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। रेड उसके सहायक के रूप में उसकी हेल्प करता है। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता है और एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है एक कैदी को मारने की कोशिश करता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था। वो इस जेल में पिछले 50 सालों से है और ये जेल ही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को मार देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और इसी जेल में वो जीवन भर रह जाएगा। लेकिन एंडी और रेड के समझाने पर बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूक्स उस आदमी को रिहा कर देता है। जेल से रिहा होने के बाद लाइब्रेरियन ब्रूक को वाकई अजीब लगता है। 50 साल में बाहरी दुनिया की रफ्तार बढ़ गई थी। जहां पहले सड़क पर कार लगभग ना के बराबर होते थे, अब सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं। और इस तेज रफ्तार जिंदगी में ब्रूक्स अपने आप को ही खो देता है और परेशान होकर खुदकुशी कर लेता है। अब कुछ समय बाद जेल के वार्डन ने एक इनसाइड आउट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों से काम कराया जाएगा ताकि वे जान सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को कई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इससे वार्डन बहुत पैसे कमाता है और ये पैसा ब्लैक हो जाता है। ब्लैक मनी को बेचने के लिए एंडी इसमें वार्डन की मदद करता है। वो अपना पार्टनर एक ऐसा शख्स को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी रैंडल स्टीफन्स के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाता है वो, और सारा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश में रहेगी जो इस दुनिया में है ही नहीं। इस घटना के बाद जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आता है। वो उम्र में बहुत छोटा है। एक दिन वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपना पढ़ाई पूरा करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी उसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास आता है। वो उससे पूछता है एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो उस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि एंडी पर अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का आरोप है। वो एक बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी एकदम शांत हो गया। फिर टॉमी बताता है कि एक बार दूसरे जेल में उसे एक कैदी मिला था। कैदी ने बताया कि वो रात में घर में चोरी करने गया था। उस घर का मालिक जाग गया और उसने मालिक और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे ये पता चला कि वो पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका थे। वह महिला एक बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे ये पता चलता है कि एंडी निर्दोष था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी ही वो शख्स है जो उसके काले धन को सफेद बना सकता है। वो उसके सारे राज जानता है। फिर एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे काले धन के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। इससे वार्डन गुस्सा हो जाता है और उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है और साथ ही वार्डन टॉमी को धोखे से गोली भी मार देता है। फिर वो एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है क्योंकि वो हरामी है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, जिससे वार्डन अपने ऑफिसर से कहता है कि एंडी को 1 महीने और काल कोठरी में रखो। अब पूरे 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद जब एंडी बाहर आया तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तू इस जेल से कभी बाहर निकल पाएगा। तो रेड कहता है शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका होगा, तब शायद, और एक जगह जाऊंगा जिसका नाम है जुहोतनेजा। ये समुद्र के किनारे बहुत ही खूबसूरत जगह है मैक्सिको में। वो कहता है वहाँ इंसान खुद को खो देता है। मैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे नाव की मरम्मत करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली मारने चला जाऊंगा। ये सुनकर रेड परेशान हो जाता है। उसका कहना है कि उम्मीद ही दुख का कारण है, तुम्हें सत्य की दुनिया में लौटना होगा दोस्त। एंडी कहता है कि तुम सच कह रहे हो। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर जीऊं या अपने आप को खत्म कर दूं। फिर जाने से पहले एंडी रेड से कहता है तुम वादा करो कि तुम मेरे लिए काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा भाई। एंडी कहता है कि क्विंटन में बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस दीवार पर एक काला पत्थर है, पर उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम उस पेड़ के पास जरूर जाओगे।
रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है भाई। एंडी कहता है कि तुम्हें ये बात जानने के लिए वहां पर जाना होगा। इतना कहकर एंडी वहां से सीधे वार्डन का काम करने चला जाता है। वार्डन का काम खत्म करने के बाद वह सभी दस्तावेज एक स्पेशल लॉकर में रखता है। दस्तावेज रखने के बाद वार्डन एंडी को उसके कपड़े और उसके जूते देता है। वो कहता है कि मेरे कपड़े इस्त्री होने चाहिए और मेरे जूते दर्पण की तरह चमकने चाहिए। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी अपने सेल में वापस आता है और वहीं रेड आज बहुत परेशान है क्योंकि उसे शक है कि कहीं एंडी अपनी जान ना गवा दे। इसकी अगली सुबह जब सभी सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है। उसी समय वार्डन को दिखाया जाता है जो पहनने के लिए अपने जूते निकालता है, लेकिन उसे डब्बे में एंडी के जूते मिलते हैं और तभी सायरन बजता है। वार्डन एंडी के सेल की ओर जाता है, यहाँ रेड को भी ले जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। इससे गार्डन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि क्या वो भूत बन चुका है कि रातों रात गायब हो जाएगा, और पीछे छोड़ गया एक पत्थर और एक पोस्टर दीवार पर। वार्डन अपने हाथ में लिए पत्थर उनकी ओर फेंकने लगता है और दीवार पर लगे पोस्टर पर पत्थर मारता है, लेकिन पत्थर टकराने के बाद नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उस पोस्टर को हटाता है तो वो देखता है कि एंडी ने वह एक बहुत बड़ी सुरंग बना दी थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था क्योंकि वो दीवार बहुत मजबूत थी। बिना किसी मशीन के इस दीवार पर सुरंग खोदना किसी इंसान का काम तो नहीं था, लेकिन एंडी असंभव को संभव बनाकर यहाँ से भाग गया। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ भागते हैं जहाँ से एंडी निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, एंडी के कंघी और वहाँ पर हथौड़ा भी मिला जो एंडी को आज से 20 साल पहले रेड से मिला था। ये वही हथौड़ी है जिसे एंडी पिछले 20 सालों से जेल में अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती है उसे वो अपनी जेब में रखता था और सेल से बाहर आकर जमीन में बिखेर देता था। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब एंडी ने आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन की काली कमाई के सारे दस्तावेज अपने पास रख लिए थे और उसके पास जो भी बाइबल होती है उसे वो वार्डन की तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। इसके अलावा वार्डन ने उसे अपने कपड़े प्रेस करने और पॉलिश करने के लिए जूते दिए थे। एंडी वही कपड़ा और जूता पहनकर वहां से निकल पड़ता है। रात में जैसे जेल की सभी लाइटें बंद होती है वो सुरंग से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो गटर पाइप से रेंगता हुआ जेल से बाहर निकलता है जहां से आज तक कोई कैदी नहीं भाग सका था, लेकिन वो भाग गया था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का काला धन रखा था। ये पैसे उस शख्स के नाम पर हैं जो इस दुनिया में नहीं है। दरअसल एंडी ही जेल से वार्डन के दस्तावेजों पर उस आदमी का हस्ताक्षर करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम पर सभी दस्तावेज भी थे, इसलिए एंडी बैंक जाता है और सारे पैसे निकाल लेता है। ये पैसे $2.95 मिलियन थे, यानी कि एंडी न सिर्फ आजाद था बल्कि बहुत अमीर बन चुका था। एंडी के पास वार्डन के सारे काले कामों का दस्तावेज था जिन्हें वो प्रेस को भेज देता है। अगली सुबह ये खबर छपी और जब वार्डन ने तिजोरी खोली तो उसमें उसके दस्तावेज नहीं बल्कि बाइबल रखी थी। बाइबल के पहले पन्ने पर एंडी ने लिखा था, आप सही थे, मुक्ति इसी में मिलती है, अब मुक्ति आपको जरूर मिलेगी। और जब वार्डन पन्ने की ओर पलटता है तो वो देखता है वहां पर हथौड़े का निशान है। दरअसल एंडी ने पन्ने को हथौड़े के आकार में काटा और हथौड़े को उसी में छिपा दिया। फिर दिखाया जाता है कि आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी के सेल में गया था और उसने एंडी के हाथ से बाइबल लेकर उसे लौटा दी थी, उस समय भी उसके हाथ में वही बाइबल थी। अब वार्डन की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, वार्डन ने खुद को ही गोली मार दी। इसके कुछ दिनों बाद एंडी के दोस्त रेड की भी सजा माफ कर दी जाती है। रेड को नौकरी भी मिलती है, लेकिन इसमें रेड का दिल नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में बिताए थे। रेड भी उसी कमरे में रहता था जहां लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहता था और रेड भी खुद को मारना चाहता था, लेकिन फिर उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है और वो उसी जगह जाता है जहाँ एक बड़ा पेड़ था। साथ ही पत्थरों की एक दीवार भी थी और उसे एक दीवार पर एक काला पत्थर भी लगा हुआ मिला। और जब रेड उस पत्थर को उठाता है तो उसे नीचे एक बॉक्स मिलता है। रेड को उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी एंडी का है। उस चिट्ठी में लिखा था, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था? फिर रेड मन ही मन उस जगह के बारे में सोचता है। फिर रेड आगे पढ़ने लगता है, तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी ने लिखा, उम्मीद अच्छी चीज है। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है और जब रेड वहां पर पहुंचता है तो समुद्र के किनारे वो देखता है कि एंडी नाव पर बैठा हुआ है और अपनी नाव ठीक कर रहा है।
ये जगह, ये सब एंडी का सपना ही था जो उसने जेल में रेड के साथ शेयर किया था। और रेड ने कहा कि आशा अच्छी चीज नहीं है, आशा इंसान को पागल बना देती है, लेकिन शायद इस दुनिया में उम्मीद ही सबसे अच्छी चीज है, जिसकी बदौलत एंडी ने 20 साल में ना सिर्फ एक सुरंग बनाई बल्कि अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा लिया जो वो चाहता था। इसी के साथ कहानी का एंड होता है दोस्तों। ये हॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।